इस वीडियो में क्या करेंगे, एंजाइम की रेगुलेशन करेंगे। ठीक है, एंजाइम की रेगुलेशन जो है हमारे पास 3 तरीके से हो सकती है। कैसे हो सकती है? 3 तरीके से होती है। सबसे पहले हमारे पास होती है एलोस्टेरिक रेगुलेशन। क्या होती है? एलोस्टेरिक रेगुलेशन। दूसरी पास हमारे पास होती है कम्पिटेटिव, सॉरी, हमारे पास होते हैं दूसरी होती है कोवेलेंट रेगुलेशन। तीसरी हमारे पास जो होती है वो होती है एंजाइम सिंथेसिस। अब इससे क्या मतलब एलोस्टेरिक रेगुलेशन क्या होता है? अब पहले मैंने आपको एंजाइम का सिंपल से एक स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूँ। ये अगर एंजाइम है, ये इसकी एक्टिव साइट है। ठीक है, कुछ एंजाइम होते हैं उनकी एक्टिव साइट के अलावा भी ना कुछ साइट्स मौजूद होती हैं। ठीक है, मिसाल के तौर यहाँ वहाँ पे क्या होते हैं, हमारे पास एक्टिव साइट पे तो हमारे पास सबस्ट्रेट आके अटैच होता है। क्या आते हैं? सबस्ट्रेट। लेकिन इनकी एक्टिव साइट के अलावा भी साइट्स होती हैं जहाँ पे कुछ केमिकल आके अटैच होते हैं। उन साइट को हम कहते हैं एलोस्टेरिक साइट। ये हमारे पास क्या है? एलोस्टेरिक साइट है एंजाइम की। ठीक है, इस एलोस्टेरिक साइट पे कोई भी केमिकल आके अटैच हो गया। ठीक है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे कोई केमिकल आके अटैच हो जाए, वो केमिकल जब अटैच होता है एंजाइम की एलोस्टेरिक साइट पे, तो एंजाइम की एक्टिविटी या तो इंक्रीज़ हो जाती है या डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, 2 काम में से एक काम होता है। ठीक है, अगर तो उसकी हमारे पास एक्टिविटी इंक्रीज़ होगी तो हम कहते हैं ये जो केमिकल है ना, ये हमारे पास क्या है? पॉजिटिव एलोस्टेरिक केमिकल है। ठीक है, अगर तो इसकी एक्टिविटी हमारे पास डिक्रीज़ होती है हम कहते हैं ये नेगेटिव एलोस्टेरिक केमिकल है। और इन्हीं हम जो केमिकल है ना, इन्हीं केमिकल हम इफेक्टर कहते हैं। तो अगर तो एंजाइम की एक्टिविटी होगी डिक्रीज तो हम कहेंगे ये पॉजिटिव इफेक्टर है। क्या है? पॉजिटिव इफेक्टर है। ठीक है, तो अगर तो उसकी एंजाइम की होगी एक्टिविटी उसकी एलोस्टेरिक बाइंडिंग साइड के साथ बाइंडिंग के बाद उसकी होगी डिक्रीज तो हम कहेंगे ये नेगेटिव क्या है? इफेक्टर है। ठीक है, अब हम ये होगी हमारे पास एलोस्टेरिक रेगुलेशन। अब कुछ हम जो होते हैं ना सबस्ट्रेट, वो खुद आके यहाँ पे अटैच हो जाते हैं एलोस्टेरिक साइड पे, मतलब इधर भी अटैच हो सकते हैं इधर भी। उसे कहते हैं वो जो हमारे पास होते हैं ना, मतलब वो होते हैं हमारे पास होमो। क्या होते हैं? इसके 2 फॉर्मूले हमारे एलोस्टेरिक जो होते हैं ना, या तो हमारे पास होमोट्रोपिक होते हैं फैक्टर या हेटरोट्रोपिक। होमोट्रोपिक वो होते हैं जो कि हमारे पास सबस्ट्रेट के तौर पे भी एक्ट कर सकते हैं और एलोस्टेरिक रेगुलेशन के तौर पे भी एक्ट कर सकते हैं। या हमारे पास कोई डिफरेंट केमिकल हो सकता है। ठीक है, जो एक्टिव साइड पे तो अटैच नहीं हो सकता है, वो जो सिर्फ क्या होता है एलोस्टेरिक साइड पे हमारे पास अटैच होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? हेटरोट्रोपिक इफेक्टर कहते हैं। 2 इफेक्टर हो सकते हैं, होमोट्रोपिक और हेटरोट्रोपिक। ठीक है, ये हमारे पास हो गया एलोस्टेरिक रेगुलेशन। अब कोवेलेंट रेगुलेशन में क्या होता है? कोवेलेंट रेगुलेशन में हमारे पास किसी भी एंजाइम की होती है फास्फोराइलेशन। एंजाइम होते हैं, एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। अब प्रोटीन में अमाइनो एसिड होते हैं, मोस्टली एक होता है टायरोसिन अमाइनो एसिड। ठीक है, टायरोसिन अमाइनो एसिड पे क्या होते हैं? एंजाइम के फास्फेट अटैच हो जाते हैं। जब वो एंजाइम के साथ फास्फेट अटैच होते हैं, कुछ एंजाइम होते हैं वो फास्फेट लेने के बाद क्या हो जाते हैं? एक्टिव हो जाते हैं, और कुछ होते हैं वो डीएक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, जो हमारे पास एक्टिव हो जाते हैं और कुछ होते हैं डीएक्टिव, ये हमारे पास सिंपल सी होती है कोवेलेंट हमारे पास फास्फोराइलेशन। अगर इसको हम याद करने के लिए एक आम से आपको ट्रिक बता देता हूँ। हर वो एंजाइम जो ग्लूकोज बनाता है ना, ये मैं आपको एक सिंपल सी बता रहा हूँ, हर वो एंजाइम जो ग्लूकोज बनाता है, ग्लूकोज की सिंथेसिस करता है, वो एंजाइम जो है ना, जो इसकी सिंथेसिस कर रहा है, वो फास्फोराइलेशन से क्या हो जाता है? एक्टिव हो जाता है। वो फास्फोराइलेशन से एक्टिव हो जाते हैं। और हर वो एंजाइम जो ग्लूकोज की डिग्रेडेशन कर रहा है, ग्लूकोज की डिग्रेडेशन कर रहा है, वो फास्फोराइलेशन से इनएक्टिव हो जाता है। ये आपने चीज़ याद रखनी है। यहाँ पे देखो ग्लाइकोजन क्या होती है? ग्लाइकोजन में हमारे पास ग्लूकोज होते हैं, तो जब हम ग्लाइकोजन को तोड़ते हैं तो ग्लूकोज बनता है, और ग्लाइकोजन को तोड़ने वाले एंजाइम को क्या कहते हैं? ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज कहते हैं। तो अब ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज क्या करता है? ग्लाइकोजन को तोड़ता है। ग्लाइकोजन को तोड़ के वो क्या करेगा? ग्लूकोज की सिंथेसिस करेगा। इसलिए ग्लाइकोजन जो हमारे पास फास्फोराइलेज है ना, उसकी फास्फोराइलेशन से वो क्या है हमारे पास एक्टिव हो जाते हैं। दूसरा एंजाइम हमारे पास होता है ग्लाइकोजन सिंथेज, जो कि ग्लूकोज को यूज़ करके ग्लाइकोजन बनाता है। ठीक है, ये आप सेकंड ईयर में पढ़ोगे। वो ग्लाइकोजन जो सिंथेज होता है ना, वो फास्फोराइलेशन, क्योंकि उससे हमारे पास ग्लूकोज डिग्रेडेट हो रहा है, मतलब ग्लाइकोज जो होता है ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए वो फास्फोराइलेशन से हमारे पास क्या हो जाता है? एंजाइम हमारे पास इनएक्टिव हो जाता है। ये मैंने आपको सिंपल सी चीज़ बताई कि वो एंजाइम जो ग्लाइकोजन की सिंथेसिस करते हैं वो फास्फोराइलेशन से एक्टिव होते हैं, जो डिग्रेडेशन करते हैं या ग्लूकोज किसी और चीज़ में कन्वर्ट करते हैं वो फास्फोराइलेशन एंजाइम इनएक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, और वो ये सिंपल सी एक ट्रिक थी। और बाकी ये आपकी एग्जाम्पल बुक में मौजूद है, ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज और ग्लाइकोजन सिंथेज की।
अब हमारे पास लास्ट रह गया एंजाइम सिंथेसिस। सिंपल सी बात है, जहाँ पे हमारे पास एंजाइम सिंथेसिस ज़्यादा होगी ना, ठीक है, कब ज़्यादा होगी, जब हमारे पास एंजाइम की नीड बढ़ जाएगी, ठीक है। जब हमारे पास एंजाइम सिंथेसिस ज़्यादा होगी, एंजाइम ज़्यादा होंगी तो एंजाइम की एक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। और जब हमारे पास एंजाइम की हमें एक्टिविटी नहीं चाहिए कहीं पे, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, उसकी सिंथेसिस को रोक देते हैं। ये तो सिंपल सा प्रोसेस है। ये हमारे पास थी एंजाइम रेगुलेशन।